दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल और रहीम एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं इग्नू के जो EHI 6 यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन में जो आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैं बताऊंगा, जो कि मेरे वेबसाइट historyindiaworld.blogspot.com में भी मैंने उसे पब्लिश किया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं वहीं से आपको उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके बताऊंगा। इसमें मोस्टली जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसे मैंने पिछले 5-6 सालों की जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन सब से मैंने लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें मैंने चूज करके, उन्हें सेलेक्ट करके मैंने अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग में historyindiaworld.blogspot.com में, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर में, उस पर मैंने पोस्ट किया है और उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, और सभी क्वेश्चंस को मैंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। पहला है अफीम युद्ध पर टिप्पणी करें। अफीम युद्ध पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है, यानी कि अफीम युद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा है चीन में नव संस्कृति के आंदोलन के उदय या उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। तीसरा है मैंजी पुनर्स्थापना से पहले जापान के पश्चिमी देशों के साथ का संबंधों का विश्लेषण करें। चौथे नंबर पर 2 विश्व युद्धों के बीच जापान की अर्थव्यवस्था की व्याख्या करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप मेरे पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पर है चीन की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। छठे नंबर पर है तोकुगावा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करें। 7वें नंबर पर है चीन में 1911 की क्रांति पर टिप्पणी करें। 8वें नंबर पर है रूसिया और जापान के बीच युद्ध के बारे में लिखें। 9वें नंबर पर है जापान में सैन्यवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। 10वें नंबर पर है जापान में राजनीतिक दलों की उदय की चर्चा करें। 11वें नंबर पर है एक सामाजिक शक्ति के रूप में चीनी बुर्जुआ वर्ग के उदय की विवेचना करें। और 12वें नंबर पर है चीन में 1945 से 1949 के गृह युद्ध में कम्युनिस्ट क्यों असफल हुए। 13वें नंबर पर है जापान में तोकुगावा काल में धर्म या संस्कृति के विकास का विश्लेषण करें। चौथा नंबर पर है ताइपिंग विद्रोह क्यों हुआ असफल रहा। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, विधवा लिखा गया है, टाइप हो गया है, तो उसमें विद्रोह आप समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। टाइपिंग विद्रोह क्यों असफल हुआ था, इस बारे में क्वेश्चन। 15वें नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है चीन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण की चर्चा करें, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पर है चीन में पूंजीवाद के विकास को अवरुद्ध करने वाले कारक क्या हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कारक हैं जो कि चीन के विकास को अवरुद्ध करते हैं। 17 नंबर पर है बॉक्सर विद्रोह पर टिप्पणी क्या है, या फिर बॉक्सर विद्रोह से और भी जितने सारे क्वेश्चन आपके EHI 6 के जो बुक्स में हैं उन सबको आप पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा। 18वें नंबर पर है जापान में आक्रमण को रोकने के लिए चीन में कम्युनिस्टों ने किस प्रकार की रणनीति का प्रयोग किया था। 19वें नंबर पर है जापान पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा, तो यहाँ पे कबा है तो इसमें कब्जा हुआ उसकी चर्चा करें। उसके बाद है 20वें नंबर पर 1870 के दशक में चीन में आत्मसमर्पण आंदोलन पर टिप्पणी करें। जो आत्मसमर्पण आंदोलन हुए थे उस पर टिप्पणी करने को कहा गया है। 21वें नंबर पर है अफीम युद्ध पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। जैसा कि अभी मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन है अफीम युद्ध पर ही था और ये क्वेश्चन भी अफीम युद्ध पर है। तो उसमें क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बना करके हर साल लगभग रिपीट किया जा रहा है, इसलिए मैंने एक बार और लिखना उसे बेहतर समझा। 22वें नंबर पर है जापान के आर्थिक आधुनिकीकरण में राज्य की भूमिका क्या थी। 23वें नंबर पर है रूस जापान युद्ध के महत्व का विश्लेषण करें। रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ उसका क्या महत्व है। 24वें नंबर पर है चीन में 1919 के 4 मई के आंदोलन के महान की चर्चा करें। महान
आंदोलन की चर्चा करें। चीन में 1919 के 4 मई के महान आंदोलन की चर्चा करें, ये 24वें नंबर पर है। 25वें नंबर पर है चीनी आत्मसशक्तिकरण आंदोलन पर टिप्पणी करें। अभी आपने आत्मसमर्पण पढ़ा था, अब आत्मसमर्पण क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी हमने आत्मसशक्तिकरण पढ़ा है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। 26वें नंबर पर है कम्युनिस्टवाद या ताओवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 27वें नंबर पर है जापान के आधुनिकीकरण पर चर्चा करें। जापान में शहरी संस्कृति के उदय के कारण की चर्चा करें। 29वें नंबर पर मेजी पुनर्स्थापना और राजनीतिक विकास पर चर्चा करें। चीन में धर्म या और किसान विद्रोह के बीच के संबंध का विश्लेषण करें। चीन में जो धर्म और किसान विद्रोह के बीच जो संबंध है उसका विश्लेषण करने को कहा गया है। 31वें नंबर पर चीनी समाज पर युद्ध सामंतवाद के प्रभाव का वर्णन करें। 32वें नंबर पर है अंग्रेजी शासन के अधीन कृषि के व्यावसायीकरण का विश्लेषण करें। यानी कि अंग्रेजी शासन में के अंदर जो जब कृषि आया तो उसका किस तरीके से व्यावसायीकरण हुआ था, इस बारे में ये पूछा गया है। सभी से चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, अच्छे से अगर ढूंढेंगे तो किताबों में ढूंढिए कि सभी का आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 33 नंबर पर है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा। 34वें नंबर पर है पूर्वी भारत में अंग्रेजी शासन का विस्तार। 35वें नंबर पर है साम्राज्यवाद के विभिन्न कारणों की चर्चा करें। 36वें नंबर पर है द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान साम्राज्यवाद की प्रकृति बताएं। और लास्ट है 37वां में मेजी काल में जापान में हुए शैक्षणिक सुधार पर टिप्पणी करने के लिए क्या गया। तो इस तरीके से 37 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से अपने नोट कर लें। नोट करने के बाद आप उन सब का बुक में जो बुक है EHS का, उसमें चैप्टर वाइज आप ढूंढें, सबका बेहतर तरीके से अच्छे से आपको वहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चंस का आंसर। आप वहाँ से बेहतरीन तरीके से पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक रहता है, अंतिम तक है। अगर ये जानकारी अगर आपके अपने जो भी दोस्त हैं या ग्रुप हैं जो पार्ट थर्ड में है ये, और HI सेक्शन का सब्जेक्ट है ऑनर्स का हिस्ट्री का, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी कोई भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये, और ना ही गेस्ट पेपर्स कभी अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको भी वो दिलवाए देंगे। थैंक यू।